class. So now we need to start with the second one, which is marketable securities. We are done with cash. हमने कहा था ना फाइनेंशियल एसेट्स तीन किस्म के हैं, ठीक है? कैश, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, अकाउंट रिसीवेबल. सो वी आर डन विद कैश. इसके बाद मार्केटेबल सिक्योरिटीज एंड देन अकाउंट रिसीवेबल. दिस इज चैप्टर नंबर 7 फॉर यू, विच इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस कोर्स. ठीक, कैश हमने कर दिया है, हमने उसके प्रॉब्लम्स और एक्सरसाइजेस आपको दे दिए हैं, जो यहां पर मैंने करवाने थे वो कर दिए हैं. आप मुझे इसका फीडबैक देंगे इंशाल्लाह कल, और कल कोई प्रॉब्लम होगा तो हम इसको यहां पे सॉल्व कर देंगे. अदरवाइज मेरी तरफ से दिस पोर्शन इज क्लोज्ड. ठीक है, क्लोज्ड टिल योर क्विज. जब आपका क्विज होगा उसमें फिर इसको दोबारा चेक करेंगे और फिर उस क्विज को फीडबैक देखेंगे कि उसमें आप लोगों की परफॉर्मेंस कैसी है. अदरवाइज सो फार इट्स गुड. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, विच इज शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, और वी कॉल देम एज मार्केटेबल सिक्योरिटीज. अच्छा, अब ये मार्केटेबल सिक्योरिटीज क्या चीजें होती हैं? देखें, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मार्केटेबल सिक्योरिटीज क्या है, एंड देन वी विल गो ऑन विद द जर्नल एंट्रीज एंड द अकाउंटिंग फॉर दैट. मार्केटेबल सिक्योरिटीज इन्वेस्टमेंट्स हैं. हमने इससे पहले पढ़ा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं, विच कैन बी कन्वर्टेड बैक इनटू कैश. आपके पास थोड़ा सा पैसा फालतू पड़ा हुआ है, ठीक, और आप कहते हैं एक हफ्ते तक पैसे नहीं चाहिए, एक हफ्ते तक कहीं पे इन्वेस्ट कर दें ताकि इससे कुछ ना कुछ कमा लें. ओके, सो दीज आर इन्वेस्टमेंट्स इन बॉन्ड्स, दीज आर इन्वेस्टमेंट्स इन कैपिटल स्टॉक, फॉर एग्जांपल शेयर्स. ये वाली इस किस्म की इन्वेस्टमेंट्स हैं. अब ये होती क्या है? दे आर रेडिली मार्केटेबल, विच मीन्स दे कैन बी बॉट एंड सोल्ड क्विकली, आराम से, इजीली. ठीक, विदाउट मच प्राइस एप्रिसिएशन और डिप्रिसिएशन. ज्यादा फर्क नहीं आएगा. ऐसा नहीं होगा कि आप ये समझें कि इसमें बहुत ज्यादा फर्क आ सकता है. ठीक है, इसकी प्राइसेस आर स्टेबल, इसका लिक्विडिटी ज़्यादा है, ऑलमोस्ट एज लिक्विड एज कैश, बिकॉज देयर इज़ अ मार्केट फॉर दैट. इसकी मार्केट है, वहाँ पे ये बिक जाएगा. इसकी मार्केट है, वहाँ से आप खरीद सकते हैं. जिस तरह स्टॉक्स, कैपिटल स्टॉक, इसकी मार्केट है स्टॉक एक्सचेंज, आप आराम से यहाँ पे खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं. जो बॉन्ड आप लोग देखते हैं पाकिस्तान में ज़्यादातर, दोज आर प्राइस बॉन्ड्स, जो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हैं, आराम से एज कैश, वो तो ऑलमोस्ट कैश इक्विवेलेंट्स हैं. वो तो हमने कहा कि मार्केटेबल सिक्योरिटीज नहीं, दोज आर कैश इक्विवेलेंट्स. लेकिन जो इसके अलावा बॉन्ड की इन्वेस्टमेंट्स हैं, जिस तरह कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के बारे में डू यू हैव सम आइडिया? नहीं, डू यू हैव सम आइडिया कि बॉन्ड होते क्या हैं, बॉन्ड्स, और कौन इशू करता है? और नहीं, उसकी तो हमने बात कर दी ना कि वो तो बिल्कुल कैश की तरह है ना. वो तो अगर आप किसी दुकानदार को भी दें तो वो आपसे ले लेगा, आप बैंक को दें तो बैंक भी आपसे ले लेगा. और कैश की डेफिनेशन हम लोगों ने क्या पढ़ी थी, याद है किसी को? व्हाट वाज द डेफिनेशन ऑफ कैश? व्हिच कैन बी, जी क्लास, आई एम नॉट लुकिंग फॉर एग्जैक्ट डेफिनेशन, बट एटलीस्ट गिव मी द आइडिया कि उसका कैश का आइडिया क्या था, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का, कि वो कौन सी चीजें होती हैं, या कैश क्या कौन सी चीज होती है, या कैश इक्विवेलेंट कौन सी चीज होती है. किसी को याद है? नहीं याद? बिल्कुल भी अभी भूल गया है. ओके, कोई मसला नहीं, अभी हम देख लेंगे दोबारा इसको, मैं आपको दिखा दूंगा. लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये जो आपका सिस्टम है, दिस इज वेरी स्लो. जी, ओके, दे आर सेफ एंड हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स. लेकिन थोड़ा सा और आगे जाएं कि ये और क्या करता है, या कैश का मुझे बताएं कि कैश क्या है. कैश हमने, अब मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल दरमियान में हमने कैश की एक बात लिखी थी. उस बात को मैंने कहा भी था कि दिमाग में याद रखें कि कैश हम किस चीज को बोलते हैं. ठीक है, आपकी बात वो भी सही है, लेकिन उसकी एग्जैक्टली, एक मिनट जी, क्या था? विच कैन बी, इट्स एनी डिपॉजिट दैट द बैंक विल एक्सेप्ट. बैंक में जो डिपॉजिट हो जाए, तो इफ यू लुक एट योर प्राइस बॉन्ड्स, जो कि गवर्नमेंट के प्राइस बॉन्ड्स हैं, तो वो अगर आप बैंक लेके जाते हैं तो वो एक्सेप्टेबल, वो बैंक में डिपॉजिट हो जाता है, आपके एज कैश डिपॉजिट हो जाता है. ठीक है, सो आई वुड रादर कॉल देम एज कैश और कैश इक्विवेलेंट्स. वो इस कैटेगरी में आता है. हम जिन बॉन्ड्स की बात कर रहे हैं, दोज आर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स. उसके बारे में सुना है कभी? कॉर्पोरेट बॉन्ड्स बताया था, कुछ याद है? जब आपको पैसे चाहिए होते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, सो व्हाट डू दे डू? व्हाट डू दे डू? बैंक से लोन लेते हैं, और इसके अलावा? तो यही तो पूछ रहा हूं कि दे इशू देयर बॉन्ड्स, तो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स है ना वो.
अगर वो अपने बॉन्ड्स इशू करते हैं तो वो यही चीज है, ठीक है। देखें, या तो एग्जैक्टली वो किसी न किसी को तो खरीदने पड़ेंगे ना। पॉज कर दें जी, ओके लेट्स स्टार्ट जी। सो नाउ वी वर टॉकिंग अबाउट बॉन्ड्स ना। हमने कहा कि बॉन्ड्स होते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड्स जिस तरह होते हैं। अब कॉर्पोरेट बॉन्ड्स बेसिकली क्या होते हैं कि दे आर इशूड बाय कॉर्पोरेशंस व्हेनेवर दे वुड नीड मनी, ओके। सो इंस्टेड ऑफ बोरोइंग फ्रॉम द बैंक और बोरोइंग फ्रॉम द इन्वेस्टर्स एज इन इशूइंग शेयर्स, मतलब मैं शेयर्स इशू करने की बजाय बॉन्ड्स इशू कर देता हूं। शेयर्स क्या चीज है? शेयर्स आर ओनरशिप इंस्ट्रूमेंट्स, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। अगर मैं शेयर्स इशू करूं ना, आप मेरे शेयर खरीदें तो आप उस ऑर्गेनाइजेशन के ओनर बन जाएंगे। लेकिन अगर मैं बॉन्ड्स इशू करूं और आप बॉन्ड्स खरीदें, दोनों में आप मुझे पैसे दे रहे हैं, मैं उन पैसों से काम करूंगा कुछ ना कुछ, लेकिन बॉन्ड जब आप देंगे तो मैं आपका कर्जदार हूं, आप इस कंपनी के ओनर नहीं हैं, कर्जदार हूं। आपको इंटरेस्ट चाहिए होगा, आपको इंटरेस्ट दे दूंगा। लेकिन अगर आप ओनर बन जाते हैं तो फिर ओनर्स के राइट्स होते हैं बहुत सारे, वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ओके, सो लेट्स कम बैक बॉन्ड इन्वेस्टमेंट्स। सो बॉन्ड इन्वेस्टमेंट्स जो हैं दे आर आल्सो सेम एज कैपिटल स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स, बट बॉन्ड्स कैन बी फॉर लॉन्गर टर्म और अ शॉर्टर टर्म। लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स भी होते हैं, शॉर्ट टर्म भी होते हैं। अगर आपने कोई बॉन्ड खरीदा है इस नीयत से कि इसको मैं जल्दी बेच देता हूं, intention of purchasing a bond is for short term investment, then it's a marketable security. But if you purchase a bond thinking that it will be for a longer time period, you have invested और आप कहते हैं यार 5 साल का बॉन्ड है, 5 साल बाद देखूंगा, उस वक्त दूंगा, अभी नहीं लेता, अभी नहीं बेचता, तो फिर आपकी इंटेंशन इज लॉन्ग टर्म, सो इट विल बिकम इंस्टेड ऑफ बीइंग अ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, इट विल बिकम अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जो कि कैपिटल, जो कि फिक्स एसेट्स में आ जाएगा, करंट एसेट्स में नहीं आएगा। रिमेंबर ये करंट एसेट में जी। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स जो होते हैं, कंपनी जिससे पैसे लेती है तो उस पे इंटरेस्ट देते हैं, अपना देते हैं, उसका नाम होता है इंटरेस्ट है। आप उसको प्रॉफिट लिखना चाहते हैं, पाकिस्तान में उसको अगर आप प्रॉफिट लिख दें तो लिख दें, उसका नाम होता है इंटरेस्ट, बिकॉज इट्स अ फिक्स परसेंटेज, ठीक है। व्हेन यू बाय अ बॉन्ड, सो यू आर गिवन अ फिक्स परसेंटेज व्हिच इज कॉल्ड एज अ कूपन, ठीक। कुछ बॉन्ड्स का कूपन नहीं होता, जीरो होता है, लेकिन फिर ये होता है कि वो बॉन्ड अगर 1000 रुपए का तो आपको 800 का मिल जाता है, तो 200 रुपए फिर भी फर्क हो गया। यानी जब वो बॉन्ड खत्म होगा, आप कंपनी को बॉन्ड वापस करेंगे तो कंपनी आपको 1000 रुपए देगी, तो 200 आपने कमा लिए, तो समझे कि ये 200 आपका इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। और अगर 1000 रुपए का बॉन्ड है और कंपनी आपको 950 का दे रही है, तो 50 वो फायदा हो गया। फिर हर 6 महीने बाद इसको बोलते हैं बॉन्ड इशूड एट डिस्काउंट, कंपनी ने आपको डिस्काउंट दे दिया। फिर जब आप 6 महीने गुजरते हैं या 1 साल गुजरता है, उसके ऊपर एक परसेंटेज लिखी होती है, उसके मुताबिक कंपनी आपको वो पैसे देती है। 1000 रुपए का बॉन्ड 10%, तो 10% ऑफ 1000 रुपए 100 रुपए। हर 1 साल बाद कंपनी आपको 100 रुपए दे देगी, ये ले लें 100 रुपए इंटरेस्ट, ये ले लें 100 रुपए इंटरेस्ट। तो अगर आप उस इंटरेस्ट को प्रॉफिट बोल दें तो आपकी मर्जी, लेकिन है वो इंटरेस्ट, ठीक है जी। उस डिस्कशन में जाएंगे तो बहुत बड़ी डिस्कशन हो जाएगी। लेट्स पुट इट सिंपल, इन सिंपल वर्ड्स, व्हाटएवर इज फिक्स्ड परसेंटेज दैट इज नॉट हलाल, दैट इज हराम, बस। क्योंकि प्रॉफिट कभी ज्यादा होता है, कभी कम होता है। तो अगर वो आपसे ये कहे कि जितना भी प्रॉफिट हो गया उसमें हिसाब लगाऊंगा, आपका हिस्सा कितना है फिर आपको दूंगा, तो वो देखें कभी प्रॉफिट ज्यादा कभी कम, तो आपका हिस्सा कभी ज्यादा, कभी 10%, कभी 20, कभी 5, 2, तो फिर सही है, ठीक है, फिर वो हलाल है। लेकिन नहीं, अगर वो कह रहा है कि मैं आपको बस 10% दूंगा हर साल बाद और 5 साल बाद आपके 1000 रुपए भी आपको वापस दूंगा, तो देन इट्स कंफर्म्ड इंटरेस्ट, ठीक है। दैट इज रेंट, दैट इज समथिंग एल्स, ठीक है, वो अलाउड है। रेंट इसलिए अलाउड है, अब आप लोग कुछ और डिस्कशन में जा रहे हैं, उस तरफ ना जाएं, मैं इसको जल्दी से आंसर कर रहा हूं, फिर वापस आ रहा हूं इधर। रेंट इसलिए अलाउड है क्योंकि आपने उसको एक चीज दी, एक घर दिया रहने के लिए, और उसके बदले में आप उससे पैसे ले रहे हैं। और ये जो एग्जांपल इसने दी, इसमें आप उसको पैसे दे रहे हैं और पैसों के ऊपर पैसे ले रहे हैं, ये एक और इंटरेस्ट की डेफिनेशन, ठीक है। और आपकी इंटरेस्ट की डेफिनेशन में नहीं आ रहे क्योंकि दोनों कमोडिटीज अलग हैं, पैसा अलग है, घर अलग है, सेम नहीं है, कमोडिटी सेम नहीं है। इंटरेस्ट के लिए कमोडिटी का सेम होना भी जरूरी होता है, ठीक है। ओके, आगे चलिए जी, उसको छोड़ें, इधर आए। सो मार्केटेबल सिक्योरिटीज
कैपिटल स्टॉक इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है, बॉन्ड भी हो सकती है। हमने कहा रेडिली मार्केटेबल, देयर इज अ मार्केट अवेलेबल फॉर दैट। आप बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। आपको आज पैसे चाहिए, उठा के मार्केट में ले जाएं। बॉन्ड्स की मार्केट है, ठीक है, शेयर्स की मार्केट है, आपने आज बेचना है बेच दे, जो रेट होगा उस पर बिक जाएगा, ठीक। दे आर करंट एसेट्स, ये भी आपको समझा चुका हूं। अगर आपका इंटेंशन लॉन्ग टर्म का है तो देन इट विल बिकम अ फिक्स्ड एसेट और अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ओके, एंड दे आर ऑलमोस्ट एज लिक्विड एज कैश। So basically this is the definition of marketable securities. Is this thing clear? Clear है? Yes. सबको clear? Okay, let's move on. अच्छा, अब मैनेजमेंट की इंटेंशन की मैंने बात की ना, मैंने आपसे कहा ना, बार बार मैं आपसे बोल रहा था मैनेजमेंट की इंटेंशन क्या है, मैनेजमेंट की इंटेंशन क्या है, वो किस पर्पस के लिए लेना चाह रही है। सो मैनेजमेंट इंटेंशन इज इंपॉर्टेंट। नाउ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स इन द मार्केटेबल सिक्योरिटीज अपीयर ऑन द बैलेंस शीट एट देयर करंट मार्केट वैल्यू। ये बात हमने की थी जब हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था। मैंने आपसे कहा था कि कैश को किस अमाउंट पे लिखते हैं, फेस वैल्यू। कैश की तो फेस वैल्यू होती है ना, हर नोट के ऊपर लिखा होता है 50 रुपए 100 रुपए, ये उसकी वैल्यू है, इसी वैल्यू पे आपने लिखना है इसको, ओके। मार्केटेबल सिक्योरिटी को आप किस अमाउंट पे लिखेंगे, इसको आप लिखेंगे मार्केट वैल्यू, करंट मार्केट वैल्यू। करंट मार्केट वैल्यू का क्या मतलब हो गया, फॉर एग्जांपल आपने एक बॉन्ड लिया, जिस तरह मैं आपकी एग्जांपल ले लेता हूं, आपने बॉन्ड लिया और इस कंपनी का लिया, किसी कंपनी का XYZ कंपनी, ठीक है, PSO कंपनी का, PSO कंपनी से आपने बॉन्ड लिया। आज के दिन मार्केट में, आज आपने बैलेंस शीट बनानी है, आपने बॉन्ड लिया था 1000 रुपए का। अब आज के दिन आप मार्केट में जाके देखते हैं आज उसकी वैल्यू कितनी है, आज है उसकी वैल्यू 900 रुपए की। तो आपको अपनी बैलेंस शीट पे 1000 रुपए नहीं लिखना, आपने लिखना है 900 रुपए। लेकिन आपने खरीदा कितने का था, 1000, तो वो 100 रुपए क्या हो गया, क्या हो गया 100 रुपए, तावान, लॉस। बट हैव यू एक्चुअली लॉस्ट दैट 100 रुपीज? क्या वो आपसे पैसे चले गए? वो अभी आपने बॉन्ड आज बेचा है, बेचा तो नहीं है ना, अभी बेचा तो नहीं। अगर आप बेच दें तो आप कहें यार खरीदते हुए 1000 रुपए दिया था, बेचते हुए 900 रुपए आ गया, तो 100 रुपए का लॉस रिकॉर्ड कर सकता हूं। लेकिन अभी तो आज आपने खाली उसकी मार्केट वैल्यू देखी है कि इज 900 एंड यू नीड टू रिकॉर्ड इट इन योर बैलेंस शीट, तो आप उसको 900 पे रिकॉर्ड कर देंगे, बाकी 100 आप एज अ लॉस रिकॉर्ड करेंगे। बट वी कॉल इट एज, यहां पे कहीं पे नाम उसका लिखा हुआ है, डू यू सी एनी लॉस ओवर हियर? अनरियलाइज्ड होल्डिंग गेन एंड लॉस। इसका मतलब वो लॉस तो है, लेकिन कौन सा लॉस है, अनरियलाइज्ड, अभी तक से रियलाइज नहीं हुआ, आपने अभी तक से वो लॉस किया नहीं है, अनरियलाइज्ड। होल्डिंग, आप उस चीज को होल्ड कर रहे हैं ना, अभी आप बेच नहीं रहे, अगर मैं बेच दूंगा तो फिर तो मैं लॉस रिकॉर्ड कर दूंगा। अनरियलाइज्ड होल्डिंग लॉस। अगर इसी तरह गेन हो जाए, आपने लिया 1000 रुपए का, आज आप मार्केट में गए, आज के दिन वो 1100 रुपए का है, आप कहें यार 100 रुपए कमा लिए, लेकिन क्या हुआ कि वो 100 रुपए आपने कमाए हैं, अब तक कमाई तो नहीं है ना, बेचा तो नहीं है ना आपने, तो वो अनरियलाइज्ड होल्डिंग गेन है, वो रियलाइज नहीं हुआ, तो आप उसको रियलाइज नहीं लिख सकते, आप उसको लिखेंगे अनरियलाइज्ड होल्डिंग गेन एंड लॉस, इस अकाउंट के अंदर डाल देंगे। तो अगर आपके पास डिफरेंट बॉन्ड्स हैं या डिफरेंट मार्केटेबल सिक्योरिटीज हैं, किसी में गेन किसी में लॉस, वो सब कुछ एक अकाउंट के अंदर जा रहा होगा, गेन लॉस सब, तो आपको पता चल जाएगा कि आपने बैलेंस शीट की, आज दिन है, आज 28 फेब को मैंने बैलेंस शीट बनानी है, तो आज के दिन मैंने अपने मार्केटेबल सिक्योरिटीज पे कितना अनरियलाइज्ड होल्डिंग गेन किया, कितना लॉस किया, इस अकाउंट से सारा पता चल जाएगा। जी क्वेश्चन। देखिए रिसीवेबल हमने पहले बात की थी, डिटेल में अभी बाद में पढ़ेंगे। हमने पहले जब बात की थी, अगर आपको याद हो, हमने कहा था कि रिसीवेबल्स आर रिकॉर्डेड एट देयर एग्जैक्टली नेट रियलाइजेबल वैल्यू। और इसका फॉर्मूला आपको क्या बताया था, ये आपको आइडिया देता है इसका मतलब क्या है, याद है? somebody remembers that? अकाउंट रिसीवेबल में से माइनस कर देंगे जो आप समझते हैं कि एस्टिमेटेड अनकलेक्टेबल अमाउंट, जो आप समझते हैं कि आपको पैसे वापस नहीं मिलेंगे। आपको याद नहीं, हमने अली की एग्जांपल ली थी कि अली पैसे नहीं देता। आप, मुझे किसी ने कहा, मुझे अब्बास ने कहा कि अली सर, अली तो पैसे नहीं देता, आपने उसको 1000 रुपए की चीज़ें दे दी हैं, वो आपका 1000 रुपए का अकाउंट्स रिसीवेबल है,
तो वो तो आपको सिर्फ 500 रुपए देगा। तो मैं कहता हूं अच्छा यार बैलेंस शीट बनानी है, मैं यहां पे 500 रुपए 1000 रुपए लिखूंगा, अकाउंट रिसीवेबल माइनस 500 एस्टिमेटेड है, देखें एस्टिमेटेड कि एस्टिमेट है मेरा, क्योंकि मैंने मार्केट से पता चला या कोई और तरीका मेरे पास कोई और प्रूफ था जो आया कि अली पैसे नहीं देगा, ये लिख दिया। लेकिन जब अली से पैसे लेने जाऊं और अली सारे पैसे वापस दे दे तो मैं 1000 रिसीव करके और ये जो 500 यहाँ पे अनकलेक्टेबल किया है इसको रिवर्स कर दूंगा। ये भी आगे पढ़ेंगे ये किस तरह करते हैं, ठीक है। अब यहां पर आ जाए, इधर अगर मुझे अनरियलाइज होल्डिंग लॉस हो गया, लेकिन कल को जब मैं इसको बेचूं और इसकी कीमत दोबारा ऊपर चली जाए तो एक्चुअली लॉस तो नहीं हुआ ना, मैंने तो प्रॉफिट किया, ठीक है। तो ये अनरियलाइज्ड है, ये रियलाइज्ड नहीं है, ये अनरियलाइज्ड है। ओके जी, स्टार्ट करूं इसको, आइडिया हो गया कि क्या करना है। अब देखते हैं जी, अब हो क्या सकता है, क्या तीन चीजें पॉसिबल हैं। आपने शेयर्स या बॉन्ड्स या कोई भी मार्केटेबल सिक्योरिटी आपने ले ली, तीन पॉसिबल सिचुएशंस हो सकती हैं। आइदर यू क्लासिफाई इट एज अवेलेबल फॉर सेल सिक्योरिटीज, अवेलेबल फॉर सेल सिक्योरिटीज। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने इसमें इन्वेस्ट तो कर दिया है, लेकिन मेरे दिमाग में है कि इसको मैं कुछ अरसे के लिए रखूंगा। यू आर होल्डिंग इट फॉर शॉर्ट टर्म रीसेल, मैं इसको वापस बेचूंगा शॉर्ट टर्म, ठीक है। शॉर्ट टर्म का मतलब क्या है, 6 to 18 मंथ्स, ठीक है। मतलब 6 महीने तक अपने पास रख लूंगा, 6 महीने 7 महीने 8 महीने, लेकिन बेच दूंगा 1 साल के अंदर अंदर बेचूंगा, ठीक है, लेट्स से। सो दे आर कॉल्ड एज अवेलेबल फॉर सेल सिक्योरिटीज। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। मैं सिक्योरिटीज लेता हूं, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, लेकिन मेरा इंटेंशन है ट्रेडिंग का, यानी मैंने ले ली सिक्योरिटी और मैंने मोबाइल पे वो ऐप खोल दी, मैं देखता हूं मैंने खरीदी 100 रुपए की, 102 की होगी, बेच दो यार, 2 रुपए प्रॉफिट है, बेच दो, ठीक है। सो आई एम होल्डिंग इट फॉर इमीडिएट रीसेल विद इन आवर्स और डेज। जो उसकी वैल्यू ऊपर जाती है मैं बेच देता हूं, क्योंकि मैंने रखी इसलिए इसको ट्रेडिंग के लिए, इसको बोलते हैं ट्रेडिंग। ट्रेडिंग क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग। तो मैंने रखी इसलिए है, मैंने ये शेयर्स इसलिए खरीदे कि जो इसकी वैल्यू बढ़ेगी मैं इसको बेच दूंगा। लेकिन याद रखें, मेरा काम ये नहीं है कि मैं शेयर्स खरीदूं या बेचूं, मेरा अपना काम है कि मैं मार्केट्स बनाता हूं, मेरी फैक्ट्री है। लेकिन पैसे कोई फालतू पड़े थे वो मैंने उठाकर मार्केटेबल सिक्योरिटीज खरीदे, इन्वेस्ट कर दिए शॉर्ट टर्म, और साथ साथ मेरा इंटेंशन है ट्रेडिंग का। बस मोबाइल साथ पड़ा होता है, बस देख लेता हूं, जब हो बस बेच देता हूं, फिर कीमत गिर जाए किसी शेयर की, किसी स्टॉक की, खरीद लेता हूं, फिर थोड़ी देर बाद देखता हूं ओहो आज तो अच्छा नहीं है, चलो कल देखेंगे, कल कीमत ज्यादा हो गई, बेच दो दोबारा, ठीक है। बट दिस इज कॉल्ड एज ट्रेडिंग सिक्योरिटीज। क्लियर? हेल्ड टू मैच्योरिटी सिक्योरिटीज। मैच्योरिटी क्या होती है? मैच्योर क्या? सिक्योरिटी कब मैच्योर होती है? व्हेन डज इट मैच्योर? जब वो 18 साल की हो जाए। अच्छा जी, सिक्योरिटीज कब मैच्योर होती हैं? सिक्योरिटीज तब मैच्योर होती हैं जब उसकी लाइफ पूरी हो जाए, उसकी लाइफ पूरी हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, बॉन्ड आपने खरीदा किसी कॉर्पोरेशन का, पीएसओ का, और वो कहता है कि इसकी लाइफ इज 5 years, तो ये मैच्योर कब होगा? 5 साल बाद, जब उसकी लाइफ पूरी हो जाएगी, ठीक है, तब मैच्योर होता है। अब अगर आपने कोई ऐसी सिक्योरिटी ली है जो कि आप कहते हैं कि हेल्ड टू मैच्योरिटी सिक्योरिटी, कि मैच्योरिटी तक लेकर जाऊंगा इसको, मैं अपने पास रखे रहूंगा, बेचूंगा नहीं। देखिए यहां पर आपने कहा कि मैं जल्दी जल्दी बेचूंगा, जो ही कीमत ज्यादा होगी बेच दूंगा, विद इन डेज आवर्स बेच दूंगा, सेम डे भी बेच दूंगा अगर कीमत अच्छी हो गई, कुछ दिन इंतजार कर लूंगा, कीमत अच्छी हो गई बेच दूंगा। अवेलेबल फॉर सेल, बेचूंगा, लेकिन मेरा इरादा है कि इसको 6 महीने तक अपने पास पड़ा रखूंगा, ठीक है, उसके बाद बेचूंगा। हेल्ड टू मैच्योरिटी, इसको मैं बेचने के लिए नहीं ली, इसको मैंने अपने पास रख दी है, जब ये मैच्योर होगी तब इसको वापस कर दूंगा। तो फिर लोग क्या करते हैं, जब मैच्योर हो जाता है ना, तो आप पीएसओ के पास वापस जाते हैं, आप कहते हैं ये अपना बॉन्ड वापस ले लो, और वो आपको उस बॉन्ड के पैसे जो आपने दिए थे, ठीक है, यानी अगर बॉन्ड के ऊपर लिखा है 1000 रुपए, हो सकता है आपने वो खरीदा हो 950 रुपए का, उसने डिस्काउंट करके आपको दिया हो, लेकिन जब आप वापस करेंगे ना उसको बॉन्ड, तो वो आपको 1000 रुपए पूरे देगा। तो आपने 50 रुपए वो भी कमा लिए, और दरमियान में जो इंटरेस्ट मिलता था, जो हमने कहा हर 6 महीने बाद, उसको बोलते हैं सेमी एनुअल इंटरेस्ट, या हर साल बाद ईयरली एनुअल इंटरेस्ट, वो आपको मिलता रहेगा, ठीक है।
और वो इंटरेस्ट होता है। वो अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दैट इज इंटरेस्ट नॉट हलाल। ओके ओके, सो दीज आर द डेट सिक्योरिटीज इंटेंडेड टू बी हेल्ड अंटिल दे मैच्योर। बेचूंगा नहीं, बस मैंने रख दी है, जब मैच्योर होगा तब देखेंगे। सही है? तीनों चीजें क्लियर हो गई? तीनों चीजें क्लियर हो गई। अब इसके साथ करना क्या है? बैलेंस शीट का दिन आ गया, बैलेंस शीट का दिन आ गया, आज बैलेंस शीट बनानी है। आपने कुछ शेयर्स लिए थे, अब आपकी इंटेंशन पे डिपेंड करेगा कि आपकी इंटेंशन क्या है। आपकी जो इंटेंशन है उसके मुताबिक इसको इस तीनों के अंदर कैटेगराइज कर दें। आपकी क्या इंटेंशन थी? क्या आप इसको जल्दी जल्दी बेचना चाहते हैं ट्रेडिंग के लिए? क्या आप कहते हैं कि नहीं कुछ अर्सा रख दें और फिर बेचें? या नहीं आपने कहा कि इसको बेचना ही नहीं है यार, इसको जब मैच्योर होगा तब बेचूंगा, ठीक है, बेचूंगा नहीं सॉरी, तब इसको वापस करूंगा। ठीक, ओके। इन सब के मुताबिक इनकी ट्रीटमेंट अलग अलग है। यानी बैलेंस शीट में आप जब लिखेंगे ना इसको, तो वो डिपेंड कर रहा होगा आपकी इंटेंशन क्या थी। जो आपकी इंटेंशन होगी उसके मुताबिक इसको लिखेंगे। जी, इसको वापस कर सकते हैं मैच्योर होने से पहले? कर सकते हैं, किसी भी टाइम वापस कर। ये तो जरूरी नहीं है कि आपने एक बार जो सोच लिया आप वही करेंगे। आपको कल को पैसों की जरूरत पड़ गई तो आप इसको वापस कर सकते हैं। डिपेंड करता है, लॉस करेगा सर। ये डिपेंड करोगा मार्केट के ऊपर, मार्केट में रेट क्या चल रहा है। देखें, अगर आप मैच्योरिटी से पहले वापस करेंगे तो फिर क्या वो कंपनी आपसे वापस लेगी? नहीं, फिर तो आपको मार्केट के अंदर बेचना पड़ेगा ना। कंपनी ने तो कहा कि भाई 5 साल के लिए ये मैंने बॉन्ड बनाया है, जिस जिसको चाहिए मुझसे खरीद ले। एक आपने खरीद लिया, एक माज ने खरीद लिया, एक मंजूर ने खरीद लिया, ठीक है, आप तीनों ने ये खरीद लिए। अब कुछ अरसे बाद माज कहता है मुझे पैसों की जरूरत है। माज कहेगा अब ये कहाँ पे बिकेगा? ये बिकेगा सेकेंडरी मार्केट इसको बोलते हैं। इसकी एक मार्केट होती है, वहां पे बिकेगा। ये उधर ले जाके बेच देगा। इसने उठा के बेच दिया नंग्याल पे, ठीक है, और इसने, हाँ कोई भी खरीद सकता है। माज जब मार्केट में लेके जाएगा तो कोई भी खरीद सकता है, ठीक है। और वहां पे रेट क्या होगा? जो मार्केट का रेट है। और मार्केट का रेट हमेशा किस चीज पे डिसाइड होता है? मार्केट में रेट्स कैसे डिसाइड होते हैं? डिमांड एंड सप्लाई पे। इसका मतलब अगर हर कोई वो बॉन्ड बेचना चाहे और कोई खरीदार नहीं होगा तो उसकी कीमत डाउन होगी। और अगर नहीं, वो बहुत अच्छा कंपनी का बॉन्ड है, पीएसओ का बॉन्ड है, सब कहते हैं यार पीएसओ बहुत अच्छी कंपनी है, वो इंटरेस्ट भी अच्छा देता है, ठीक है, बाकी कंपनी 10% देता है, ये ज़्यादा देता है, व्हाटएवर इज द केस, या बाकी कंपनी जो है वो डिफ़ॉल्ट कर जाती हैं, भाग जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, ये तो पीएसओ तो बहुत अच्छा है, इसके पास इतने पैसे हैं, ये ख़त्म नहीं होगा, ब्ला ब्ला ब्ला, व्हाटएवर इज द रीज़न। लोग डिमांड करते हैं तो फिर वो महंगा बिकेगा। मास लेके जाएगा मार्केट में, जिसने खरीदना हुआ जो मार्केट का रेट है उस पर कोई और उससे खरीद लेगा, बस दैट्स इट। ठीक है, गॉट द आइडिया? गॉट द आइडिया? ओके। लेकिन जब टाइम पूरा हो जाए 5 साल तो फिर ऑर्गेनाइजेशन को आपने देना होगा, और ऑर्गेनाइजेशन उसके ऊपर जो पैसे लिखे हुए हैं वो आपको वापस दे देगी, जिसके पास भी वो होगा, ठीक है, जिसकी ओनरशिप होगी उसकी। ओके, अब आ जाए जी बैलेंस शीट के ऊपर कि बैलेंस शीट में इसको कैसे लिखेंगे। अगर अवेलेबल फॉर सेल सिक्योरिटी है, जो आपके दिमाग में था कि आप इसको कम से कम 6 महीने रख रहे हैं अपने पास, उसके बाद बेचेंगे, तो इट इज रिपोर्टेड इन स्टॉक होल्डर्स इक्विटी सेक्शन। डू यू नो वेयर इज स्टॉक होल्डर्स इक्विटी सेक्शन? इक्विटी सेक्शन किधर होता है? ओनर्स इक्विटी सेक्शन किधर होता है? लास्ट में किस जगह पर? This is your balance sheet. On one side you have all the assets. First you have current assets, then you have fixed assets, and then on the other side you have liabilities and owner's equity, current liabilities, long-term liabilities, and then finally you have owner's equity. This is how it is shown in the balance sheet. समझाया था। कौन सी वाली बैलेंस शीट है ये? अमेरिकन। और अगर आप पाकिस्तानी बैलेंस शीट में देखेंगे तो ये कहां पर है? तो ये जो है ये बिल्कुल यहां पर बैलेंस शीट में टॉप पर होगा, यहां पे सबसे पहले ओनर्स इक्विटी होगी, ठीक है, यहां पर आ रहा होगा। अच्छा, तो ये कहां पे शो करना है? अगर मैं ये कहता हूं कि मैंने मार्केटेबल सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया है और मेरी इंटेंशन है इसको 6 महीने बाद बेचूंगा, 6 महीने बाद, ठीक है, और आज 28 फेब है, मैंने ये सिक्योरिटी खरीदी लेट से 100 रुपए की, ओके, और आज के दिन 28 फेब को इसकी करंट मार्केट वैल्यू हो गई कितनी?
नहीं ना, कुछ आगे पीछे करें, 110 रुपए लेट से, तो 10 रुपए आपका अनरियलाइज्ड होल्डिंग गेन है। ये कहां पे शो होगा? स्टॉक होल्डर की इक्विटी सेक्शन में। आप ये मत कहें कि ओ ये तो गेन है, इसको उठा के इनकम स्टेटमेंट में डाल दो, नहीं, ये अनरियलाइज्ड है, अनरियलाइज्ड होल्डिंग गेन, तो ये जाएगा ओनर्स इक्विटी। यहां पर आप या इधर आ जाएं, आपका अमेरिकन सिस्टम है, यहां पे आ जाएं, यहां पे ओनर्स इक्विटी कैपिटल वगैरह आपने लिखा होगा, उसके नीचे यहां पे आप लिख देंगे अनरियलाइज्ड होल्डिंग गेन स्लैश लॉस, और कितना है? 100 रुपए प्रॉफिट ऐड हो जाएगा उसमें, अगर लॉस होगा माइनस। गॉट इट? गॉट इट क्लास? ओके, अब जाते हैं नेक्स्ट पे, ट्रेडिंग सिक्योरिटी पे। ट्रेडिंग सिक्योरिटी में आपकी इंटेंशन क्या है कि आप इसको जल्दी जल्दी बेचेंगे। ओके, 28 फरवरी आज का दिन, आप जाते हैं मार्केट में इसका रेट है 110। अब 10 रुपए का आप अनरियलाइज्ड होल्डिंग गेन है, उसके साथ क्या करना है? रिपोर्टेड इन अदर रेवेन्यू, और रेवेन्यू हमेशा कहां पे रिकॉर्ड होता है? इनकम स्टेटमेंट में। तो या अगर आपने गेन किया 10 रुपए का तो चला जाएगा अदर रेवेन्यू में, और अगर आपने लॉस किया, लेट्स से ये 90 हो गया, तो फिर अदर एक्सपेंस में चला जाएगा इनकम स्टेटमेंट पे, क्योंकि आपकी इंटेंशन थी कि इसको जल्दी जल्दी बेचूंगा, तो इस वजह से, ठीक है, ये इनकम स्टेटमेंट में चला गया। आपने होल्ड करने का इसको कोई भी आपका इरादा नहीं था कि इसको मैं ज्यादा टाइम पीरियड के लिए होल्ड करूं। लेट्स टॉक अबाउट हेल्ड टू मैच्योरिटी सिक्योरिटी। हेल्ड टू मैच्योरिटी सिक्योरिटी में आप क्या करेंगे? दीज आर सिक्योरिटीज विच यू होल्ड टिल दे आर मैच्योर, तो आप वही काम करेंगे जो आपने यहां पर किया था, ठीक है, रिपोर्टेड इन स्टॉक होल्डर्स इक्विटी सेक्शन ऑफ द बैलेंस शीट यहां पर। तो इसका मतलब यह हुआ कि अवेलेबल फॉर सेल और हेल्ड टिल मैच्योरिटी, इन दोनों की सेम ट्रीटमेंट होगी, और जो एक डिफरेंट आ रहा है दैट इज ट्रेडिंग सिक्योरिटी, इसकी ट्रीटमेंट अलग है। हमारे जितने भी क्वेश्चंस होंगे एग्जाम में या आपके बुक में, उसके ऊपर साफ साफ लिखा होगा अवेलेबल फॉर सेल सिक्योरिटी, ट्रेडिंग के लिए नहीं होगी। अगर होगी तो वो आपको बोल देगा कि ट्रेडिंग के लिए है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल ट्रेडिंग के लिए वो आपसे पूछेंगे ज्यादा, बल्कि ऑलमोस्ट ऑल वुड बी अवेलेबल फॉर सेल सिक्योरिटीज। गॉट द आइडिया? लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया और वो कहे कि इट्स अ ट्रेडिंग सिक्योरिटी, या मैं नाम ट्रेडिंग का इस्तेमाल नहीं करता, मैं कहता हूं यू इंटेंड टू सेल इट एज क्विकली एज पॉसिबल व्हेन यू गेट अ प्रॉफिट ऑफ ₹1 पर शेयर, यानी जी बस 1 रुपए पर शेयर पे प्रॉफिट आपको मिल गया, यानी 100 से चला गया, आपने खरीदी 100 रुपए की ना, 100 से चला गया 101 पर, बेच दे। तो इसका मतलब यह है कि आपका इरादा है कि बस जल्दी हटाओ इसको, तो बस ठीक है, फिर इट्स अ ट्रेडिंग सिक्योरिटी। गॉट द आइडिया? गॉट द आइडिया क्लास? ओके, वी विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक ऑफ 2 minutes एंड देन वी विल कंटिन्यू विद द क्लास। पॉज करना है क्लास? ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ वी नीड टू डू द काउंटिंग और द एंट्रीज फॉर मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ठीक है। हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, अब इसकी अकाउंटिंग करनी है कि क्या करेंगे। जब आप सिक्योरिटीज खरीदते हैं, तो आप क्या करेंगे? पैसे क्या करेंगे? पैसे देंगे तो सिक्योरिटी आपको वो देगा ना, तो कैश क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। ओके, गुड। सो दैट मीन्स व्हेन यू बाय अ सिक्योरिटी यू विल हैव टू पे कैश, एंड दैट मीन्स कैश वुड बी क्रेडिटेड, ठीक है, कैश क्रेडिट हो गया व्हेन यू आर परचेजिंग अ सिक्योरिटी। ओके, सो व्हेन यू आर परचेजिंग अ सिक्योरिटी, दिस मार्कर इज रियली बैड। ओके, so when you are purchasing a marketable security, so you will credit cash credit होता है, क्योंकि कैश चला गया हमसे, एसेट है, और इसके बदले में आपके पास क्या आ जाएगा? मार्केटेबल सिक्योरिटी। जो भी एसेट है वो भी एसेट है ना, और एसेट ज्यादा हो रहा है तो फिर ये क्या होगा? डेबिट हो जाएगा। ओके, गुड। सो मार्केटेबल सिक्योरिटी डेबिट एंड कैश क्रेडिट। कितने का आपने खरीदा? हमने थोड़ी देर पहले जो एग्जांपल दी, हमने कितने की खरीदी थी मार्केटेबल सिक्योरिटी? 100 रुपए की। ओके, सो 100 रुपीज डेबिट, 100 रुपीज क्रेडिट। सो दिस इज द फर्स्ट वन। ओके, एंड इफ यू वांट टू राइट द नरेशन, तो नरेशन आप क्या लिखेंगे? परचेज ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटी, और जो सिक्योरिटी है या जितनी आपने खरीदी है, शेयर्स हैं, जो भी है, आप उसकी डिटेल्स लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ दिस इज परचेज ऑफ PS of 1 share of PSO at ₹100, जो भी है, जितने के भी आपने शेयर्स लिए,
1 है, 2 है, 5 है, 10 हैं, आपने 2 डिफरेंट कंपनीज के शेयर्स लिए, उनकी डिटेल्स लिख दें, जो भी आपने खरीदे हैं सबकी डिटेल्स यहाँ पे लिख दें। डन? परचेज हो गई क्लियर? ओके, परचेज क्लियर हो गई। अगर आप बेचते हैं कभी, अगर आप कभी बेचते हैं तो आप फिर क्या एंट्री करेंगे? अगर आप बेचते हैं, अगर ये चीज आपने बेच दी तो कैश आपके पास आएगा ना, आएगा। सो कैश वुड बी डेबिटेड, ओके, एंड क्रेडिट वुड गो टू मार्केटेबल सिक्योरिटी। मार्केटेबल सिक्योरिटी बिक गई तो डेबिट हो गई, सॉरी क्रेडिट हो गई। ओके, कितने की आपने खरीदी या बेची? आपने खरीदी थी 100 रुपए की, बेची आपने कितने की? 200। चलो, बहुत महंगी बेची आपने। ओके, 200 की। तो अगर आपने 200 की बेची मार्केटेबल सिक्योरिटी, ठीक है, 200 की बेची, तो फिर अब जरा कैलकुलेशन करें। 100 की खरीदी, 200 की बेची, तो आपने क्या किया? 100 रुपए प्रॉफिट कमाया। तो फिर आपको बोलना चाहिए था कि सर यहां पे तो 100 का प्रॉफिट है, इसको 200 नहीं लिखें। इसको 200 कैसे लिखें? देखें, आपने जब ये खरीदा तो मार्केटेबल सिक्योरिटी का आपने अकाउंट बनाया। आपने जब एसेट खरीदा मार्केटेबल सिक्योरिटी, आपने इसको डेबिट कितने से किया? 100। व्हेन यू परचेज इट, ये किया ना आपने, ये मैंने यहां पे लिख दिया। जब आपने इसको बेचा वापस, तो आपने बेचा 200 का, लेकिन फिर तो यहां पे 200 आ गया। ये कैसे हो गया? ये तो बैलेंस नहीं है, ये तो -100 में चला जाएगा। इस तरह कभी हो सकता है? नहीं हो सकता। तो अगर आपने इसको मैं क्रेडिट करूंगा तो इसको कितने पे क्रेडिट करूंगा? 100 पे। द रेस्ट 100 इज एक्चुअली योर रेवेन्यू और प्रॉफिट, एंड प्रॉफिट्स आर क्रेडिटेड या डेबिटेड? प्रॉफिट्स क्या होते हैं? रेवेन्यूज। रेवेन्यूज जब ज्यादा हो तो क्या होते हैं? रेवेन्यूज जब ज्यादा होते हैं तो क्या होते हैं? पिछली बार यहां पे लिख के दिया था ना आपको, एसेट्स और एक्सपेंसेस जब ज्यादा हो तो वो क्या होते हैं? डेबिट। रेवेन्यूज, ठीक है, और लायबिलिटीज जब ज्यादा हो तो क्या होती हैं? क्रेडिट। तो ये 2 चीजें अलग हैं, ये 2 चीजें अलग हैं, 4 चीजें हैं आपके पास। 2 एंड 2, 2 एक तरफ, 2 एक तरफ। एसेट्स, एक्सपेंसेस एक तरीके से, लायबिलिटीज, रेवेन्यू एक तरीके से। तो इसको, ये जो 100 यहां पे क्रेडिट हो रहा है, दिस इज बेसिकली योर इनकम, एंड दैट इज और गेन। इनकम इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन ब्रिटिश टर्मिनोलॉजी मोस्ट ऑफ द टाइम्स, ठीक है। सो ओवर हियर यू वुड रादर कॉल इट एज गेन, ठीक, या इनकम लिखना चाहते हैं तो भी लिख सकते हैं। ओके, गेन फ्रॉम सेल किया ना आपने, सेल ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटी। और क्या पॉसिबिलिटी है? गिव मी अनदर गुड वर्ड। दिस इज अकाउंट टाइटल ना, सो व्हाट कैन बी अनदर अकाउंट टाइटल? लेट्स सी what is another possible account title which I can find over here, and then we will call it that. Okay, let's see. Gain on sale of investment, ठीक है। So this is the only thing you can write. Gain भी है और सेल पे है और इन्वेस्टमेंट के ऊपर है मार्केटेबल सिक्योरिटी। सो गेन ऑन सेल ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटी या इन्वेस्टमेंट, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट। क्लियर हो गया? ये भी क्लियर हो गया। अब अगर इसकी बजाय लॉस हो जाता, अगर इसकी बजाय लॉस हो जाता, ठीक है, तो फिर आप क्या करते? लेट्स से आपने खरीदी 100 रुपए की और आपने बेच दी 50 रुपए की, ठीक है, तो लॉस हो गया। पैसे आपके पास कितने आए? 50। सो कैश डेबिट वुड बी 50, ओके, 50। और मार्केटेबल सिक्योरिटी आपने बेच दी ना, तो जब भी आप इसको बेचेंगे आपने सेम अमाउंट से इसको इस अकाउंट से हटाना है। तो इसका मतलब यह है कि आप क्रेडिट जब करेंगे मार्केटेबल सिक्योरिटी को, तो कितने अमाउंट से करेंगे? मार्केटेबल सिक्योरिटी क्रेडिट कितने से होगा? आपने खरीदा कितने का था, तो फिर क्रेडिट कितने से करेंगे? 100 सेम से करेंगे ना, ताकि वो खत्म हो जाए, ताकि वो खत्म हो जाए ना। 100 की आई वो चीज 100 की वापस जाएगी इस जगह सर। अब देखें एंट्री को 50 रुपए कम आ रहे हैं, इस साइड पे आ रहे हैं। अब जरा सोचें, एक चीज जो मैंने 100 रुपए की खरीदी थी उसको मैंने 100 रुपए की यहां से हटा दी,
लेकिन उसके बदले में मुझे मिले सिर्फ 50 रुपए, तो इसका मतलब ये 50 रुपए मैंने क्या कर दिए, लॉस। ओके, सेम लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ओके, और नॉर्मली फिर हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग ये कर सकते हैं कि हम लोग इसको सेम अकाउंट में लिख सकते हैं, या उसको अलग अकाउंट लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट लिख के और उसको फिर बाद में टैली कर दें, ठीक। लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट और मार्केटेबल सिक्योरिटी, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, इन्वेस्टमेंट, डेबिट 50। सर ये हमारा तो एसेट है ना, हाँ एसेट है, तो एसेट जब डिक्रीज होता है तो वो तो क्रेडिट होता है। लेकिन एसेट डिक्रीज तो मैंने डिक्रीज किया तो मैंने एसेट को क्रेडिट नहीं किया है ना, डिक्रीज हो गया, बेच दिया, क्रेडिट कर दिया, खत्म कर दिया इसको, बस 100 का था, लेकिन लेट्स से मेरे अकाउंट में और भी बहुत सारे पड़े हैं, मैंने और भी बहुत सारे एसेट खरीदे हैं, 100, 200, 500, 1000, बहुत सारे हैं, इसमें से एक बेच दिया ये वाला, इसको यहां से क्रेडिट कर, ठीक है, ये बाकी रह गया आपके पास, ये बिक गया, ठीक, ये बिक गया, लेकिन लॉस पे बिका, सो लॉस कैश सिर्फ 50 रुपए आया, 50। इज दिस थिंग क्लियर? गेन एंड सेल, सॉरी, gain and loss of marketable security is clear? Okay, so now we need to move on to unrealized holding gain. अब अगर unrealized holding gain या loss होगा तो क्या होगा, उसकी हमने थ्योरी पढ़ी है कि अगर unrealized holding gain या loss हुआ तो सबसे पहली चीज क्या करनी है आपने, the first thing which you need to do, what do you need to do first? लेकिन क्यों ओनर्स इक्विटी में लिखेंगे? क्योंकि अभी वो अनरियलाइज्ड है। तो आपको क्या पता कि इसमें से वो ये है या ये है, हाउ डू यू नो? तो पता, सबसे पहले तो ये पता लगाना है कि ये इसमें से कौन सी वाली है, सबसे पहले तो ये पता करें ना, सबसे पहले तो ये पता करें कि इज द मार्केटेबल सिक्योरिटी विच यू आर सेलिंग या विच यू हैव सोल्ड या विच यू इंटेंड टू सेल, या जो आप इस वक्त अपने पास रखा हुआ है और आपका इरादा है कि इसको फिर कभी बेचूंगा, जो भी करूंगा, तो पहले तो ये डिसाइड करें कि इज इट अवेलेबल फॉर सेल सिक्योरिटी, ट्रेडिंग सिक्योरिटी और हेल्ड टू मैच्योरिटी सिक्योरिटी, पहले ये डिसाइड करें। उसके बाद देखेंगे कि अगर ये दो हुए, ये दो, तो इनकी ट्रीटमेंट सेम है, विच इज बैलेंस शीट, और अगर ये वाली है ट्रेडिंग, तो फिर इसको आपने लिखना है इनकम शीट, ठीक। इसकी एंट्रीज मैं आपको इंशाल्लाह कल कराऊंगा, टुमारो वी विल बी एबल टू फिनिश ऑफ दिस टॉपिक, ठीक है, और फिर उसकी असाइनमेंट आपको दूंगा ओवर दिस वीकेंड इंशाल्लाह, वो आपने इस वीकेंड पे मुझे करके देनी है, उसमें